पार्ट करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कैसे हमारे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज में कितने कितने टाइप्स थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कैसा था, ह्यूमन रिसोर्स क्या था, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ये सब चीजें हमने डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे कैसे किस बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी देख लिया था हमने, और हमने ये 2 समिट्स भी पढ़ ली थी, मतलब रियो डी जेनेरियो की समिट पढ़ ली थी और एजेंडा 21 पढ़ लिया था। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दूं, स्टार मार्क लगा लेना सारे बच्चे अपने बुक्स पे, क्योंकि लास्ट ईयर ही इसका बोर्ड में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक क्या है, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, क्या है हमारा नया टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो हम हमेशा प्लानिंग करते हैं ना। जैसे कि अगर हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमें बैग्स में ये लेके जाना है, ये चीज होनी चाहिए, ये खाने का होना चाहिए, पीने का होना चाहिए, वहां जाके ऐसे जाना है, हमें वैसे जाना है। तो जैसे हम प्लानिंग करते हैं, ऐसे हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए भी हमेशा क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो रिसोर्स प्लानिंग जो होती है एक तरह की टेक्निक या स्ट्रैटेजी है फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा जुडिशियसली यूज करने के लिए। It involves identify, classify, managing resource to ensure the sustainable development. इससे हमारा क्या होता है इन्वॉल्व, पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, फिर हमें उसे क्लासीफाई करने चाहिए और फिर हमें उसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक, अब देखो हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे हर जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज है। ठीक, जैसे कि हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों एक ही जगह पे है, ये तीनों स्टेट्स। ठीक है, बिहार से नीचे जस्ट झारखंड है, उसके बगल में यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, उसके बगल में हमारा मध्य प्रदेश है। ये तीनों ही जो है वो हमारे सबसे ज्यादा रिच किसमें है, कोल डिपॉजिट्स में। किसमें है सबसे ज्यादा रिच, कोल डिपॉजिट में। ठीक, हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये किसमें सबसे ज्यादा, इसके पास कौन सा रिसोर्स सबसे ज्यादा है, तो इसके पास है हमारे वाटर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा। लेकिन इनके यहाँ पे कमी भी है एक चीज की, किस चीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। ऐसा क्यों है, कोई बच्चा सोच सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम क्यों है, पता है किसी को, नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। इसका रीजन ये है कि बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादातर क्या है, हमारे पेड़ वेड़ है, और ज्यादा पेड़ है, फॉरेस्ट है, तो बहुत ज्यादा ऐसे माउंटेन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ पे कहाँ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्योंकि लोग कहाँ पहाड़ों पे घर बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। ठीक, वैसे ही हमारे राजस्थान हमारा किस चीज में सबसे ज्यादा रिच है, तो राजस्थान हमारा रिच है सोलर और विंड एनर्जी में। क्योंकि देखो राजस्थान में हमारा थार डेजर्ट भी है, सबसे ज्यादा हमारी गर्मी भी यहीं आती है, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, हवा भी बड़ी तेज चलती है, तो इन दोनों में हमारा राजस्थान बहुत अच्छा है। बट कमी किस चीज की है राजस्थान में, हमारे वाटर रिसोर्सेज की। ठीक, अब देखो हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख हमारा कोल्ड डेजर्ट है, वो पूरा ही कंट्री से एक आइसोलेटेड वर्जन में रहता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कंट्री से बिल्कुल ही अलग रहता है, लेकिन उनके यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, रिच कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है। ठीक है, और पानी की कमी है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वाइटल मिनरल्स नहीं है। आपको पता है पहाड़ों पे ज्यादातर रहने वाले लोगों के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वहां पे उनको इतने ज्यादा अच्छे से मिनरल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। ठीक, तो दिस कॉल फॉर द बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस्ड हमारी रिसोर्स प्लानिंग होती है एट नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पे। ठीक है, ये अब देखो बेटा, अब यहाँ पे मतलब क्या है, मैंने बता दिया अलग अलग रिसोर्सेज कैसे कैसे क्या है, हमारे झारखंड में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, राजस्थान में क्या है, लद्दाख में क्या है। इन चारों जगह पे हमने देख लिया क्या क्या रिसोर्सेज थे। अब हमें इन चारों के जैसे हमें पता चल गया कि इनके यहाँ पे ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है, तो हमें सबको क्या करना चाहिए, अच्छे से बैलेंस्ड वे में यूज करना चाहिए। इतना बैलेंस्ड वे में कि ताकि अच्छे से आपकी क्या हो सके रिसोर्स यूटिलाइज हो सके। तो ये बोला कि दिस कॉल फॉर द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करने से, और हमें रिसोर्स प्लानिंग किस किस लेवल पे करनी चाहिए, पहले पूरे देश को करनी चाहिए नेशनल लेवल पे, फिर एक स्टेट के अंदर करनी चाहिए स्टेट लेवल पे, फिर एक एरिया के अंदर हमें करनी चाहिए रीजनल लेवल पे, फिर लोकल लेवल पे होनी चाहिए। तो ये सारी क्या होती है, हमारी रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, अब देखो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हमारी इंडिया में होती कैसे है। तो रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया में होती है वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग करने में हम सोचते हैं ना कि हमारे पास कैसे क्या रिसोर्सेज है, क्या चीजें हैं क्या नहीं, तो बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती है। तो प्लानिंग करने एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रिसोर्स की प्लानिंग करना। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हमारा आइडेंटिफिकेशन, इवॉल्विंग और मैचिंग। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या है हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे पास कितना इन्वेंट्री है हमारे स्टॉक का, मतलब कितना सारा हमारे रिजर्व्स है, हमारे रिसोर्सेज कितनी सारी चीजें हैं या नहीं है। ठीक,
दिस इन्वॉल्व द सर्वे। इसका अब हमें कैसे पता चला है कि हमारे इंडिया के पास कौन कौन से रिसोर्सेज है? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सर्वे करना पड़ता है चीजों का। ठीक है, सर्वे मतलब क्या होता है? जाके ढूंढ ढूंढ के मतलब हम यहाँ गए हैं तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारा कोल है, यहाँ पे बहुत सारे ये, तो हमें पहले सर्वे करना पड़ता है। जैसे सेंसस भी होता है ना, इसमें आपका डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो ऐसे हम रिसोर्स का भी पहले क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। फिर हम मैप करते हैं, मतलब मैप के ऊपर हम बताते हैं कि हाँ इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये है, तो पूरी प्रॉपर मैपिंग करते हैं। ठीक, उसकी किस क्वालिटी में वो रिसोर्स है हमारे पास। जैसे कि हमारी कोल की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, एंथ्रासाइट कोल है, बिटुमिनस कोल है, सब बिटुमिनस कोल है, लिग्नाइट कोल है। तो हम उसकी क्वालिटी भी मेंशन करते हैं कि इस क्वालिटी का कोल इस एरिया में इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी भी देखते हैं फिर, तो पहले क्वालिटी कितनी है और क्वांटिटी कितनी। इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबका एस्टिमेशन करना और मेजरमेंट करना। इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन करना। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटी बताना और उसकी क्वांटिटी बताना। ठीक। सेकंड, इवॉल्व। इवॉल्विंग में क्या होता है कि एक प्लानिंग का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो हम क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि हमने ऐसे ऐसे करना है। अब आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? प्लानिंग का स्ट्रक्चर जो है वो क्या करना चाहिए? इवॉल्व करना चाहिए। तो कैसे होगा? वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ होगा। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हम कैसे क्या लगाएंगे, क्या स्किल्स होंगी, क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप होंगे। ठीक, जैसे कि हमारी जैसे क्रूड ऑयल है, अब क्रूड ऑयल को निकालने के लिए हमने क्या किया? प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे हम कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के उसे निकाल सकते हैं, क्या क्या स्किल्स की जरूरत होगी कि नहीं ये ऐसे नहीं निकल रहा है, ये गिर जा रहा है, तो हमें कुछ अलग से टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो वो स्किल्स लगा के, अब इतना बड़ा काम होगा तो कोई छोटा मोटा एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो पूरा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाता है इसी के तहत, ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सके अपना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम इवॉल्व करना। तीसरा क्या हो गया? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। कि हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को पूरा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ हमें मैच करना चाहिए। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो आपने बना लिया कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। ठीक, ये आपने इंडिविजुअल लेवल पे बनाया, लेकिन हमें जो नेशनल के जो हमारे टारगेट्स है, हमें उसके साथ मिला के कुछ हमें अपने प्लान्स बनाने चाहिए। उन दोनों के प्लान्स को जब मिक्स करके अगर हम कुछ चीज देखें तो उसे क्या बोलते हैं? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। ठीक, मैच कर लेना। ठीक, अब क्या होता है? देयरफॉर इन इंडिया में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जो होता है इन जनरल, रिसोर्स डेवलपमेंट इन द पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व ओनली इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देख लेना, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स देखना एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। ये सब चीजें देखना भी आपका क्या होता है? रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है ये। ठीक, अब सबको समझ में आ गया रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या था? पहला, आइडेंटिफाई करना कितने क्या रिसोर्स है, उसके लिए हमें मैपिंग, सर्वे और जो भी करना है वो देखना। फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर इवॉल्व करना, जो हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स वगैरह लगा के देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीसरा, हमें अपने गोल्स को नेशनल के गोल्स के अकॉर्डिंग मैच करना है, ताकि हम उनके साथ साथ चल सके। तो ये मैच करना। ठीक, अब हो गया हमारा लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या होता है? तो बेटा लैंड जो होते हैं वो भी एक तरह का हमारा रिसोर्स है। और ये कैसा रिसोर्स है? क्योंकि लैंड भी हमें कैसा मिला है? हमें नेचर से मिला है, हमने तो कोई लैंड नहीं बनाया। तो लैंड क्या है? एक एसेट है। ठीक, जो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आज लैंड बढ़ा रहे हैं हम अपना लैंड बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक, हम अपना खींच खींच के बना बढ़ा देंगे अपना लैंड को, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक, तो हम क्या करते हैं? लैंड को फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है, जितना है उतना ही रहेगा हमेशा। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर द वेरियस पर्पज के लिए हमें यूज करना विद केयरफुल प्लानिंग। जैसे कि आपको मम्मी अगर 100 रुपीज दे देती है तो आप क्या करते हो? आप पूरा प्लानिंग करते हो, इस 100 रुपीज का मुझे ना चॉकलेट खरीदनी है, इसमें हमें ये क्या बोलते हैं, इतने में हमें ये वाली टॉफी खरीदनी है, इसमें हमें कुरकुरे खरीदने हैं, इसमें हमें कॉपी लानी है, इसमें हमें अपनी पेंसिल लानी है। पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास क्यों इतनी हमने प्लानिंग करी? क्योंकि हमारे पास 100 रुपीज है, अनलिमिटेड रुपीज नहीं है कि आपको प्लानिंग ना करनी पड़े। तो ठीक है, ऐसे हमारा लैंड जो होता है वो हमारा एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो लिमिटेड है तो हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ये चीज करनी है, फिर ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? केयरफुल प्लान करना। ठीक, इंडिया जो है हैज अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। इंडिया एक ऐसा लैंड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है। ठीक, कौन कौन से हैं वो रिलीफ फीचर्स? माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, आइलैंड है। इंडिया के अंदर ये सारी चीजें है ना। हम माउंटेन भी है हमारे पास, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है और आइलैंड भी है। ठीक, तो लैंड के ऊपर ये सारी ही चीजें हमारी हैं, और ये सारे ही चीजों में हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, पता है आपको?
जैसे माउंटेन्स के अंदर हमें क्या मिलता है, माउंटेन्स में लोग घूमने जाते हैं तो टूरिज्म के लिए एक जब बहुत अच्छी चीज मिलती है। माउंटेन्स हमारी रॉक से बनी होती है तो वो रॉक्स हमारे बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड कराती है हमें। माउंटेन से ही हमारे सारे रिवर्स निकलते हैं क्योंकि ग्लेशियर होते हैं तो वो सारे हमें रिवर्स प्रोवाइड कराती है। और किस तरह की रिवर्स देती है, पेरिनियल फ्लो की रिवर्स। पेरिनियल फ्लो मतलब होता है बेटा जो आपको पूरे साल चलेगी, है ना। जो हमारी पूरी ग्लेशियर्स जो मेल्ट होकर निकलती है वो पूरे साल चलती है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज चली कल नहीं चल रही, मैं कल नहीं चलूंगी मैं, ऐसा नहीं है, हमेशा चलेगी। ठीक। और ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी फॉर द टूरिज्म, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, इन सब चीजों के लिए। तो ये क्या होता है हमारा माउंटेन। देखिए हमारा 30% टोटल लैंड सर्फेस हमारा माउंटेन है। प्लेन एरिया कितना है, तो 43% हमारे लैंड का एरिया क्या है, वो प्लेन है। और प्लेन एरिया किस लिए यूज होता है, हम रहते कहाँ पे हैं, हम क्या माउंटेन में रहते हैं, नहीं हम नहीं रहते माउंटेन पे, हम तो नीचे रहते हैं। ठीक। कौन कौन रहता है माउंटेन पे, बताना अगर कोई माउंटेन पे रहता है तो, या वहां से कोई वीडियो देख रहा हो तो। ठीक। हम जनरली कहाँ रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं। ठीक। प्लेन एरिया में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हम अपना घर बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक। तो ये सारे ही काम किस में होते हैं, प्लेन एरियाज में होते हैं। ठीक। इसके अलावा होता है हमारा एक प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन जो होता है बेटा बहुत ज्यादा रिच होता है, वहां पे क्या मिलता है, रिच होता है, मतलब रिच रिच है वो। कौन है रिच रिच, प्लेट्यू। ठीक। वहां पे क्या मिलता है, हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं। तो प्लेट्यू रीजन में हमारा ये सारी चीजें मिल जाती है। ठीक। अब देखो लैंड का यूटिलाइजेशन हम कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो लैंड का यूज जो होता है हम फॉरेस्ट में करते हैं। फॉरेस्ट मतलब वही फॉरेस्ट, मतलब हमारे फॉरेस्ट है लैंड के ऊपर, तो फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक। ठीक। तो लैंड का यूटिलाइजेशन हम क्या करते हैं, जंगल होते हैं हमारे लैंड पे पहला तो। दूसरा क्या होता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जो लैंड हमारे कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है तो वो हम कहाँ कहाँ यूज कर लेते हैं। तो वो बेरन लैंड होता है या वेस्ट लैंड होता है। ठीक है, बैरन, बैरन बोलते हैं ना कि बंजर जमीन है, ये तो बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है, इसके ऊपर तो बिल्कुल कोई खेती पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको किस में यूज कर लेते हैं, फिर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में हम उसे डाल देते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में, रोड्स बनाने में, फैक्ट्री बनाने में। ठीक। तो ये हो गया हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। इसके अलावा है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अगर हमारा कोई अदर से अनकल्टिवेटेड लैंड है जो एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड, जिसमें फैलो लैंड नहीं आता, तो उसका हम क्या क्या करते हैं, उसको हमने कल्टीवेट नहीं किया तो हम उसे पेस्चर्स के लिए यूज कर लेते हैं। पेस्चर्स मतलब चरवाहे के लिए, कि बहुत सारे हमारे जानवर हम पालते हैं, जैसे कि ये गाय भैंस बकरी, ये सब क्या करते हैं, इनको चरने के लिए पूरा चारा चाहिए होता है, तो परमानेंट हम पेस्चर्स या ग्रेजिंग लैंड के तौर पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब अपना लैंड को यूज कर लेते हैं। अब क्या है, लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रुप्स। कि हमारे जो लैंड होता है वो हमारे बहुत सारे वहां पे मिसलिनियस ट्री भी होती है। जैसे कि हाँ अपने लैंड में हमने खेती नहीं करी, ना हमने उसमें घास फूस लगाई है, उसमें ट्री उग रहा है हमारा। ठीक। तो उसको भी हम अनकल्टिवेटेड लैंड बोल सकते हैं। और थर्ड है हमारा कल्चरली वेस्ट लैंड। कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो जरूर ऐसा है जो वेस्ट लैंड है, जिसको हमने 5 सालों तक, 5 साल से ज्यादा हो गया उसमें हमने कल्टीवेशन नहीं करी है। उसका रीजन ये है कि वहां पे वो अनफर्टाइल हो चुका है, इनफर्टाइल हो चुका है, तो वो उसमें खेती के लिए अच्छा ही नहीं है। तो उसमें भी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी चीज अच्छी नहीं, कल्चरली वेस्ट लैंड है। इसके बाद है हमारा फेलो लैंड। फेलो लैंड में क्या होता है, करंट फेलो होता है और एक होता है अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो का मतलब होता है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, कि हम उसे छोड़ देते हैं बिना कल्टीवेशन के, मतलब हमने उसको कुछ भी नहीं उगाया फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए। ठीक है, जैसे हमने एक खेती करते हैं और दूसरी खेती करते हैं, मतलब एक साल में 2-3 खेती हो जाती है, ये दो तो होती है मिनिमम। तो कभी कभी हम बीच के टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हैं ना अपने लैंड को, उसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड, कि हमने करंटली उसे थोड़ा सा वो कर दिया है, फैलो है वो। ठीक है, करंटली फैलो है, एक साल से कम है, मतलब 2-3 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए हमने उसे छोड़ दिया, ताकि अपने वो न्यूट्रिएंट्स को, अपनी शक्तियां को वापस ले आए। जैसे आप भी थक जाते हो तो आप क्या करते हो, आप आराम करते हो, आराम करने से क्या होता है, आराम करने से हम अपनी शक्तियां वापस ले आते हैं। तो ऐसे हमारा लैंड जो होता है अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो अपनी शक्तियां वापस ले आता है, अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो फिर से रिवाइव कर लेता है। ठीक। और एक और होता है अदर देन करंट फैलो, जो करंट फैलो से ज्यादा है, मतलब करंट फैलो नहीं है, अगर करंट फैलो नहीं है तो इसका मतलब वो अनकरंट फैलो है, तो वो हमारा लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब अभी भी हम उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें मोर देन 1 ईयर और लेस देन 5 ईयर्स के लिए। ठीक। एक से ज्यादा साल के लिए आपने छोड़ दिया और 5 से कम टाइम के लिए आपने उसे छोड़ दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो। और अगर 5 साल से ज्यादा छोड़ दिया होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कल्चरली वेस्ट लैंड। ठीक। अब है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में क्या होता है, नेट सोन एरिया का मतलब होता है द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, जो हम जिसमें हम उगा रहे हैं बेसिकली। नेट सोन एरिया मतलब जितने लैंड में हम अपना उगा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज द नेट सोन एरिया।
एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो अगर हम जो भी अपना जितने भी हमने अपनी खेती वेती करी है उसको हम क्या बोलते हैं, जितना भी हम एक साल में हार्वेस्ट करते हैं, तो मतलब जितने भी लैंड पे हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेट सोन एरिया। और जहां पे हमने एरिया शो किया होता है, मतलब अगर वो एरिया जहां पे हमने जो अपनी चीजें मतलब अपना गेहूं चावल अगर लगाया था, मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर में अगर हम उसे लगाते हैं, प्लस नेट सोन एरिया जो हो जाता है वो मिलके क्या हो जाता है, उसको हम ग्रॉस क्रॉप एरिया भी बोलते हैं, कि टोटली ग्रॉस हमने इतना उगाया उस लैंड से। ठीक है, जब हम एक से ज्यादा बार लगाते हैं, जैसे एक से ज्यादा बार खेती करते हैं, जैसे कुछ कुछ चीजों की खेती पूरे साल में एक ही खेती दे पाता है, मतलब कभी कभी कोई कोई प्लांट, जैसे कि हमारा शुगर केन होता है, शायद वो आई थिंक एक साल लग जाते हैं उसकी खेती होने में। लेकिन जो आपका वीट और राइस वगैरह होता है, वो आप वीट और राइस दोनों अलग अलग सीजन में लगा सकते हो। ठीक, तो उससे आपका एक साल में दो खेती हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न क्या है। तो ये पुराना पैटर्न था 1960 से 1961 का, और आज का पैटर्न 2019-20 का ये पैटर्न है। जैसे हमारे पहले फॉरेस्ट लैंड था इतना, ठीक है, बैरन लैंड था इतना 12%, एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में हमारा इतना था, ये पूरा ग्रीन ग्रीन, ये पर्पल वाला था हमारा पेस्चर, ये वाला ग्रेजिंग लैंड इतना था आपका 4%, और ट्री क्रॉप्स वगैरह जो ग्रुप्स वगैरह में था वो आपका लाइट ब्लू था, ये पतला सा 1.5%। ठीक, और अब कितना हो चुका है, ठीक है, और नेट सोन एरिया इसमें इतना था, ये वाला ग्रीन जो है वो नेट सोन एरिया, ये वाला है नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, ये है नेट सोन एरिया, 45% हम उगा रहे थे। ठीक, और कल्चरली फैलो वो इतना था 12% था। लेकिन अब का डाटा हमें याद रखना है, अब के डाटा में क्या है हमारा, अभी भी 45% के आसपास हम क्या करते हैं, नेट सोन करते हैं, मतलब यहाँ पे आपकी खेती हो रही है। तो अगर कभी आपको आंसर में भी अपना मेंशन करना हो तो आप मेंशन कर सकते हो कि नेट सोन एरिया हमारे इंडिया में कितना है, अभी 45% है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेट सोन एरिया है। ब्लू कलर क्या क्या है हमारा, वो हमारा फॉरेस्ट था, तो हमने अपने फॉरेस्ट जो है वो बढ़ाया है, 18% था, हमने 23% किया है। किसी को पता है कि हमारे इंडिया का टारगेट कितना है, या वर्ल्ड के लेवल पे कितना हमें एक कंट्री के अंदर अपना फॉरेस्ट मेंटेन करना है? पता है किसी को? नहीं पता ना, बुक्स में लिखा हुआ है, पढ़ के आना। चलो मैं बता देती हूँ, 33% है। हमें अपना कम से कम अपनी कंट्री का 1/3 पोर्शन जो है वो हमें क्या करना चाहिए, अपना फॉरेस्ट में लगाना चाहिए, ताकि एक इकोलॉजिकली बैलेंस हो सके, ताकि हम इजीली अपनी लाइफ सस्टेन कर सके। तो फॉरेस्ट देखो पहले 18% था, अब हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, तो हमारा 23% हो गया। बैरन लैंड जो है वो हमारा कम हुआ है, 5% हो चुका है वो। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए जो लैंड है वो हमारा पहले के कंपेयर में बढ़ चुका है। परमानेंट पेस्चर वगैरह जो लैंड है वो हमारा पहले से कम हो चुका है। ठीक, और नेट सोन एरिया जो है वो तो मैंने बता दिया था कि लगभग लगभग हल्का सा बढ़ा है, स्लाइटली बढ़ा है। ठीक, तो ये सब डाटा थोड़ा थोड़ा याद रखना, और ये डाटा आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो अपने क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्टली हमारी मिनिस्ट्री ने निकाला है, लिखा हुआ ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में ये डाटा दिया है, तो ये आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में कोट भी कर सकते हो। अब देखो, टोटल अगर हम अपना जोग्राफिकल एरिया देखें इंडिया का, तो वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल एरिया है। ठीक, लैंड यूज डाटा कितना है, लैंड यूज डाटा जो है इज अवेलेबल ओनली फॉर द 93%। सिर्फ अपना 93% जो होता है टोटल जोग्राफिकल एरिया का जो है हमारा यूज होता है, मतलब 7% लैंड का जो हमने यूज ही नहीं कर रखा। वो यूज क्यों नहीं कर रखा, तो कुछ कुछ तो हमने वो ही नहीं करी, रिपोर्टिंग ही नहीं करी, मतलब चेक ही नहीं कर रखा, जैसे कि हमने असम का पूरा एरिया स्टडी नहीं कर रखा। और दूसरा ये रीजन भी है कि हमारा जम्मू कश्मीर के द्वारा, जम्मू कश्मीर का वो एरिया हमारा पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और कुछ एरिया हमारा चाइना ने ले, जिसको हमने सर्वे नहीं कर रखा, इसलिए हमारा 93% ही जो है उसका डाटा हमने दे रखा है। 7% जो लैंड का डाटा है वो हमारे पास है ही नहीं। ठीक, हैज दिस लैंड आर कल्टिवेटेड वंस, और जो भी लैंड हमारे पास है वो या तो कल्टिवेटेड, कुछ लैंड हमारे पास एक बार कल्टिवेटेड होती है साल में, और कुछ जो है वो 2 बार कल्टिवेटेड होती है, और कुछ कुछ 2 से भी ज्यादा, एंड इन अबाउट द 2 to 3 years, एंड इफ दीज आर इंक्लूडिंग द नेट जोन एरिया। हाँ, अब कुछ कुछ एक साल में मतलब एक होती है या दो होती है, अगर हम उसको ढंग से एस्टिमेट करें तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना 45%, उसको हम 54% तक भी कह सकते हैं अपना रिपोर्टिंग एरिया, मतलब हमारा नेट जोन एरिया जो है थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, अगर हम उसे ट्वाइस अगर हम उसे वो कर रहे हैं, एक साल में अगर 2 खेती कर रहे हैं, 3 खेती कर रहे हैं, तो हम उसे सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसे 2 बार भी कैलकुलेट, हमने 2 बार खेती करी तो हम उसे 2 बार भी लगा सकते हैं, मतलब रेड जोन एरिया में हम डबल थोड़ा सा डाटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, जैसे आपने उस कॉपी को 2 बार यूज कर लेने से एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कॉपी है आपकी, ठीक, तो कॉपी को आपने एक बार यूज किया, ठीक, एक बार यूज किया आपने, एक एक साइड यूज किया, जैसे वो वाली कॉपी होती है ना कि
जो एक साइड ब्लैंक होती है, एक साइड लाइंस वाली होती है, तो हमने क्या किया, लाइंस वाली कॉपी पहले यूज कर ली थी, तो हमने सिर्फ एक ही साइड को हमने इंक्लूड कर रखा था। अब अगर हम व्हाइट वाली साइड पे भी लिख लेते हैं या उसको भी अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो वो भी तो एरिया हम बढ़ा देंगे ना। ठीक वैसे ही नेट जोन एरिया एरिया में हमारा कैसे बढ़ सकता है, अगर हम उसे एक साल में दो मतलब एक से ज्यादा खेती करेंगे, तो उसको 2 बार हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने। इसलिए हमारा नेट जोन एरिया यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया हुआ दिख रहा है, जबकि हमारा 45% था। ठीक, अब देखो जो पैटर्न है हमारा नेट जोन एरिया का, वो हर स्टेट में वेरी करता है, किसी स्टेट में ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है। जैसे पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग करते हैं। तो देखो 80% जो है हमारा पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है, उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा खेती करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट देख ले, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, उसमें सिर्फ 10% ऐसे वो है, क्या बोलते हैं, 10% ही सिर्फ ऐसा एरिया है जो हमने कल्टीवेशन कर रखा है। ठीक, अब आप लोगों को इन सब की कैपिटल नहीं पता ना, कि इन सब की कैपिटल क्या है, क्या चीजें है, क्या नहीं। इसके लिए भी मैंने क्या किया, आपके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स करके आपकी मैंने बनाई है, शॉर्ट्स में डाली है, आप लोग उसे देख सकते हो, ताकि आपको सारी कैपिटल याद हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो से मतलब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से मतलब ये पूछूंगी कि हाँ मतलब इसकी कैपिटल क्या है, और जिस बच्चे ने भी कमेंट में आंसर दिया, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसका कमेंट मेंशन करेंगे अपनी क्लास में कि हाँ इस बच्चे ने इसका सही आंसर दिया था। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम आए, तो आपको भी सारी कैपिटल्स जो है जो मैंने कराई है आपको धीरे धीरे याद करनी है। ठीक, अब देखो फॉरेस्ट एरिया जो है हमारी कंट्री का इज फार लोअर देन द डिजायर 33%। मैंने बताया था 33% हमें पूरा ज्योग्राफिकल एरिया चाहिए होता है, लेकिन अभी भी हमारा डाटा बहुत कम है, क्योंकि 23% है, अभी 10% हमें और ग्रो करना है। किसके अकॉर्डिंग, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ताकि हमें एक अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए इतना तो एटलीस्ट चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है वेस्टलैंड की, कि अ पार्ट ऑफ लैंड, उसको हम वेस्टलैंड कब बोलते हैं, जब हम उसे अदर लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में अगर हम उसे डाल देते हैं। ठीक, वेस्टलैंड जो होता है उसमें इंक्लूड क्या होता है, हमारा रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया जो होता है वो वेस्टलैंड में इंक्लूड होता है। एंड लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे कि हम सेटलमेंट्स में डाल देते हैं, रोड्स में बनाने में डाल देते हैं, रेलवे बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं। कंटिन्यू यूज जो होता है हमारे लैंड का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मेजर मैनेज इट, तो इससे डिग्रेडेशन भी हो जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम कंटिन्यू कंटिन्यू यूज करते रहते हैं अपने रिसोर्सेज को। अगर हम मैं आपको पूरा दिन 24 घंटे बस कुछ ना कुछ कर ही रहे हो बिना रेस्ट किए, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे नहीं मैम हम थक गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, अगर आप कंटिन्यू एक लैंड पे बार बार चीजें अगर करते रहोगे, तो क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज डन हैज अ सीरियस रिपरकशन, कि हमारी सोसाइटी पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे एनवायरमेंट पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हम्म, अब देखो लैंड की डिग्रेडेशन जो होती है वो कैसे होती है, तो लैंड की डिग्रेडेशन और उसका कंजर्वेशन वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। देखो 95% जो हमारी बेसिक नीड जो है, हमारे फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग की, वो हमें किससे आती है, फ्रॉम द लैंड से। तो वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ब्रॉट अबाउट द डिग्रेडेशन, कि जो 95% हमारे बेसिक नीड्स जो है वो हमारी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है हैव नॉट ओनली ब्रॉट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सोचो हम फूड पे इतना डिपेंड है, लेकिन हम इतनी ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं कि हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। अगर लैंड इतना डिग्रेड हो जाएगा, तो एक टाइम के बाद हमें खाना भी नहीं मिल पाएगा। ठीक, अब देखो और भी बहुत सारी चीजें जिससे हम अपना लैंड को खराब करते हैं, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी। क्या करते हैं हम, बहुत ज्यादा अंदर हमें जैसे कोल मिल गया, पेट्रोल मिल गया, तो हम और खोदते जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन करने में प्रॉब्लम नहीं बेटा, माइनिंग तो देखो करनी पड़ेगी, हमें रिसोर्स चाहिए। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हैं। कैसे करते हैं बहुत ज्यादा ओवर यूज, बहुत ज्यादा ही हम अपनी माइनिंग करने लग जाते हैं, और माइनिंग करने के बाद हम उसे बहुत मतलब वो होता है ना, ऐसे अबंडन छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो लैंड खराब होती है, उसमें पानी जा रहा है आपका, ये चीजें जा रही है, यहाँ पे पूरा ये ऐसे ढेर बन गया एक जगह आपका। और आपने अपने घरों के आसपास भी देखा होगा कि कितनी बार होता है कि अगर कोई पाइपलाइन लगाने आया है, कुछ लगाने आया है, तो वो खोद के चले जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हाँ वो दूसरा डिपार्टमेंट आके ठीक करेगा, लेकिन कोई नहीं करता, फिर हम लोगों को खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि माइनिंग साइट्स जो है उसको ऐसे अमेंडन छोड़ दिया जाता है आफ्टर द एक्सकवेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डीप स्कार्स पड़ जाते हैं और ट्रेसेस होते हैं ओवर बर्डनिंग के। ये किसके ऊपर हो रहा है, देखो हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था कि कोल कहाँ कहाँ है, वही वही हमारी माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी। तो इन चारों जगहों पे हमारी माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग बहुत हो रही है। ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, पता है किसी को, मतलब अगर हम अपने बहुत ज्यादा चरवाहे हमने छोड़ दिए, मतलब अपने हमने गाय भैंस छोड़ दी और वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे चर रही है,
तो इसकी वजह से भी क्या होगा, मेन रीजन होता है ये लैंड डिग्रेडेशन का। ठीक, इसके अलावा इन द स्टेट्स लाइक द पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले से तराई वाला रीजन है, लेकिन बार बार एक ही कल्टीवेशन करने के लिए, बार बार राइस उगाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा पानी डालते हैं अच्छे से, क्योंकि राइस में होता है, और राइस के पीछे हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया जाता है, तो लोग बार बार एक ही चीज की खेती बार बार करते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, क्योंकि वाटर एक ही जगह इकट्ठा रहता है, तो उसकी वजह से हमारी जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, सॉइल की एल्कलिनिटी है वो बढ़ जाती है, तो ये भी एक दिक्कत आती है। अब है क्या, रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है एज अ वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, कि आजकल जो इंडस्ट्रियल का जो एफ्लुएंट है वाला, जो लोग इंडस्ट्री का जो कचरा होता है वो डायरेक्ट ऐसे लैंड पे डाल देंगे, इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हो जाता है, तो ये भी दिक्कत आती है हमें लैंड डिग्रेडेशन से। ठीक, तो ये हो गया, एक माइनिंग एक्टिविटी हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को इधर उधर डाल देना, इससे भी हमारा लैंड क्या होता है, डिग्रेड होता रहता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है लैंड डिग्रेडेशन को, तो पहला तरीका है हमारा एफॉरेस्टेशन, कि हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, जितने ज्यादा हो सके हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक, शेल्टर बेड्स लगाने चाहिए, शेल्टर बेड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो खेती होती है ना, खेत में से जैसे बारिश आ रही है तो पूरी जो इरोजन हो जाता है, सॉइल इरोजन ना हो, उसको रोकने के लिए हम पेड़ लगा सकते हैं, साइड में अपने खेतों के साइड में पेड़ लगा सकते हैं, तो शेल्टर बेल्ट की तरह वो काम करता है, कभी विंड चले तो उससे भी नुकसान ना हो, पानी से नुकसान ना हो। ठीक, क्योंकि जो जड़ें होती है पेड़ की वो हमेशा पकड़ के रखती है ये चीजें, तो इससे हमारा ओवर ग्रेजिंग के ऊपर भी, और शेल्टर बेल्ट से ये भी होता है, कभी कभी आपने शेल्टर बेल्ट लगा दी तो मान लो आपके खेत में बहुत ज्यादा गाय नहीं आएगी, भैंस नहीं आएगी जल्दी ज्यादा, तो कंट्रोल, एक मिनट, हाँ, तो कंट्रोल हो सके आपकी ओवर ग्रेजिंग पे, स्टेबलाइज हो सके हमारे सैंड ड्यून्स। ठीक, सैंड ड्यून्स को भी स्टेबलाइज करने के लिए हम शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड है ताकि आप लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस बना सको। तीसरा मेथड क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो आप अपने वेस्ट लैंड का, कंट्रोल कर सकते हो माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज कर सकते हो एंड डिस्पोज ऑफ कर सकते हो अपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को एंड वेस्ट को आफ्टर ट्रीटमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि कभी कभी इंडस्ट्रीज वाले क्या होता है ना, डायरेक्ट अपना कूड़ा लाके ऐसे डंप कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से हमारा जो लैंड है उसके अंदर अगर ऐसे कूड़ा ऐसे फेंक दोगे बहुत ज्यादा केमिकल वाला, तो वो केमिकल धीरे धीरे करके आपके ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो नीचे वाटर टेबल है वो खराब हो जाएगी, गंदा हो जाएगा उसका पानी। तो इसकी वजह से हमें करना क्या चाहिए, हमें पहले उस पानी को पहले पूरा ट्रीट करना चाहिए इंडस्ट्रीज को अपने उसमें, और ट्रीट करके जितना हो सके कम से कम पानी रिड्यूस कर देना चाहिए, और उसको कैसे हमने डंप करना चाहिए वो भी टेक्निकल तरीके थोड़े ढूंढने चाहिए, साइंटिफिक इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि अभी तक हमें हमें चांद पे जाने की टेक्नोलॉजी आ गई, क्या अब हमें अपने वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करने, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते क्या हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो चीजें डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो वो इसने लिखा है कि वेस्ट को आफ्टर ट्रीटमेंट ही करना चाहिए और जितना हो सके रिड्यूस करना चाहिए उसे। ठीक, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल ये सॉइल वाला टॉपिक है तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो भी बहुत डिटेल में। ठीक है, सारे बच्चों को क्या करना है पता है ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है अपने डाउट्स, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि मैम ये याद नहीं हो रहा, ये चीजें हो रही हैं, ये हमें कैसे लिखना है, कुछ भी पूछ सकते हो, किसी और सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।